Hello, students, and good morning to everyone. Yesterday, we had discussed about the first part of History Chapter 1, in which we read about the sequence of PDEF. How Vasco da Gama came to India in 1498 via sea route, and how EIC, that is East India Company, started their foothold in India. Students, today we will be discussing about the second part of this chapter. Let us begin the chapter with its continuation. Now, the French company. The French company had established itself in Hyderabad and Karnataka in South India. In order to finish the French company influence, Britishers waged 3 wars against them and finally defeated them. अब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी तक क्लियर किया था, सबसे पहले पोर्चुगीज आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, हॉलैंड, इसके बाद जो आते हैं वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 में। तो नेक्स्ट जो आते हैं वो हमारे फ्रांसीसीस आते हैं, फ्रेंच कंपनी आती है। तो फ्रेंच कंपनी जो है वो हैदराबाद और कर्नाटक, साउथ इंडिया के कर्नाटक और हैदराबाद में अपने आप को स्टैब्लिश करती है। और फ्रेंच कंपनी के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने उनके खिलाफ 3 युद्ध छेड़े और फाइनली ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच कंपनी को हरा दिया, उन्हें डिफीट कर दिया और इस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना डोमिनेशन जो है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया और हैदराबाद और कर्नाटका को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस तरह से फ्रेंच कंपनी का जो डोमिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों को भी अपने में मिला देती है और इन पर भी अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश करती है। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है धीरे धीरे हर स्टेट को अपने उसमें मिलाती जाती है। इन द ईयर 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल इन द वॉर ऑफ पलासी। अब क्या होता है, 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है जिसमें बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ये किसके बीच में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो नवाब, बंगाल के जो नवाब होते हैं वो इस युद्ध में हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत जाती है। तो 1757 में कब ये बैटल ऑफ पलासी जो है वो कब हुआ था, 1757 में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था जिसमें नवाब जो है वो हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। अगेन 1764 में क्या होता है, कंपनी फॉट अनदर वॉर एट बक्सर अगेंस्ट यूनाइटेड फोर्स ऑफ अवध, बंगाल एंड मुगल्स एंड डिफीटेड देम। अब क्या होता है, 1764 में नेक्स्ट जो युद्ध होता है, नेक्स्ट वॉर होता है, बैटल होता है, वो होता है बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, अवध के नवाब हो गए, इसके अलावा बंगाल के नवाब हो गए और इसके अलावा आपके मुगल्स हो गए, ये तीनों यूनाइट हो जाते हैं। अब क्या वो अकेले नहीं जीत पाए, तो इस युद्ध में क्या होता है, ये तीनों यूनाइट होकर आते हैं, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल्स, ये तीनों यूनाइटेड होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हैं। और क्या होता है, ये लोग हार जाते हैं इसमें भी। तो बैटल ऑफ 1764 जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी इनको हरा देती है, इन तीनों को, अवध, बंगाल और मुगल्स को हरा देती है और इन पर अपना डोमिनेशन जो है वो स्टैब्लिश कर लेती है। तो 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। इस तरह से जो दो होते हैं, 1757 बैटल ऑफ पलासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। These victories paved the way for British rule in India. Gradually, the British company started conquering all the forces which challenged the company intention of undisputed monopolistic rule in India. अब इससे क्या होता है, धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में अपने पैर पसारती जाती है और उनका धीरे धीरे क्या होता है, रास्ते खुलते जाते हैं। उनकी जो विक्ट्रीज होती हैं, मतलब पहले बैटल ऑफ पलासी वो जीते, फिर बैटल ऑफ बक्सर भी वो जीत जाते हैं, धीरे धीरे सबको, जैसे फ्रेंच कंपनी को इन्होंने जाता है तो इससे इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्टैब्लिश होना, वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो भी उनके रास्ते में, जो भी उनके मोनोपोलिस्टिक रास्ते में आता है, मोनोपोलिस्टिक मीन्स क्या होता है, एकाधिकार होना किसी भी चीज़ पर। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली होती है कि सिर्फ हमारा ही अधिकार होना, relating to person or business that has exclusive possession or control of the supply of trade in a commodity or service। मतलब किसी भी चीज़ पर सिर्फ हमारा ही पोजीशन होना, हमारा ही पूरा राइट्स होना, एक्सक्लूसिव राइट्स होना, तो वो होता है अनडिस्प्यूटेड रहता है, मोनोपोलिस्टिक रहता है। तो उनकी मोनोपोलिस्टिक रूल होता है अंग्रेजों का, उसमें कोई भी अगर चैलेंज करता है इसको, उसके इंटेंशन को अगर कोई भी चैलेंज करता है तो उन सबको, वो उन फोर्सेस को वो जीतते जाते हैं और अपने आप में मिलाते जाते हैं। मतलब क्या करते हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनको कनकर करते हैं, मतलब उनको उनकी फोर्सेस को जीतते जाते हैं, मतलब उनको हराते जाते हैं। जैसे पलासी के युद्ध में हुआ, 1764 में बक्सर के वॉर में होता है, तो वो धीरे धीरे मोनोपोलिस्टिक रूल को स्टैब्लिश करना चाहते थे इंडिया में। हैविंग डिफीटेड बंगाल, कंपनी वेंट ऑन इट्स विक्ट्री मार्च टुवर्ड मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब एंड वाइप्ड आउट एनी चैलेंज दैट केम इन इट्स वे।
अब बंगाल को हराने के बाद कंपनी का जो विक्ट्री होती है वो किस तरह होती है, फिर मैसूर जीत जाते हैं वो लोग, मराठा भी जीत जाते हैं, सिंध जीत जाते हैं, पंजाब हो गया, और जो भी चैलेंज उनके रास्ते में आता है उन सबको वो हराते जाते हैं और जीतते जाते हैं, उन सबको साइड करते जाते हैं. Following the victories accomplished in India, the company started spreading its tentacles in the neighboring countries like Nepal, Burma, Afghanistan, Tibet, Sikkim, Bhutan. अब ये सारी विक्ट्रीज वो जीतते जाते हैं सफलता से. अब क्या होता है, ये धीरे धीरे एक सारा जाल बनाते जाते हैं, मतलब सारी कंट्रीज को. अब इंडिया को तो इन लोगों ने बर्बाद करा ही, इंडिया की सारी जगह तो ये लोग छीनते जा ही रहते, अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करते जा रहे थे. तो इनने धीरे धीरे क्या किया, नेबरिंग कंट्रीज जैसे नेपाल हो गया, बर्मा हो गया, अफगानिस्तान, भूटान, इन सबको भी अपने डोमिनेशन में लेकर आना चाहते थे. इन्होंने यहाँ पर भी अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया. Along with the spread of territorial control, the company dismantled the traditional social and economic structure in India. अब धीरे धीरे इनका इंडिया के लैंड पर पूरा कंट्रोल जो है वो फैलते जा रहा था, हर जगह ये लोग अपना डोमिनेशन जो है वो स्टैब्लिश करते जा रहे थे. तो कंपनी ने इसके बाद धीरे धीरे इंडिया के ट्रेडिशनल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने इंडिया के ट्रेडिशनल, इसके अलावा सोशल, और तीसरा है आपका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया. ट्रेडिशनल मतलब हमारी इंडिया की परंपरा जो यूज़ की जाती थी हमारे इंडिया में, उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया, ख़त्म करते जा रहे थे. तिलक लगाने की परंपरा थी जैसे हमारे यहाँ, तो उसको ख़त्म करना उन्होंने स्टार्ट किया. काफ़ी सारी ऐसी परंपराएं थी जिनको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया. सोशल उस पर देखें तो सोशल स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने. इकोनॉमी तो ये पूरी बर्बाद करते ही जा रहे थे, मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो हमारा ये पूरा बर्बाद कर चुके थे. द पॉलिसी ऑफ लगान लैंड लीज विच कंपनी एक्वायर्ड फॉर फार्मर्स कॉजेज हैवी लॉसेज टू इंडियन फार्मर. ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम. अब इसका मतलब क्या है, जो पॉलिसी थी इन लोगों की, लगान मूवी देखी ना आपने, तो उसी की एक लगान एक पॉलिसी थी. मीन्स तो लगान मूवी में आप अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अंग्रेजों की कौन सी लगान की पॉलिसी थी. तो लगान जो पॉलिसी थी, जो फार्मर से बहुत सारा टैक्स लेते थे ये लोग, जो बहुत सारा ये लोग पैसा लेते थे, इससे इंडियन फार्मर्स को बहुत लॉस होता था जिसकी वजह से. और ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उन्होंने ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम इंडस्ट्री, इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया. इससे क्या हुआ, अगर हमारी इंडस्ट्री को ये लोग बर्बाद करेंगे, अगर हमारी इंडस्ट्री को ये लोग ख़त्म करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो डिमांड्स होगी वो हम लोग फिर किससे मांगेंगे, ब्रिटिशर्स से मांगेंगे. तो इस वजह से हमारे यहाँ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हमारे यहाँ शुरू से ही हमारी रीढ़ की हड्डी रही है ना. और हैंडलूम इंडस्ट्री जिसके ऊपर हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहे. जैसे अगर आज हम देखें तो आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर भारत. अब आत्मनिर्भर भारत अभियान का मतलब क्या है कि मतलब लोकल फॉर वोकल. हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों अपनी जो यूज़ की चीज़ें वो अपने देश की बनी हुई चीज़ें ही खरीदना है. हमें बाकी चीज़ों को नहीं खरीदना. जो हमारे चीज़ें देश में बनती हैं, मीन्स जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना है. हमें अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है ना. तो इससे क्या होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, अच्छी होगी. हम लोग वेल वर्स होंगे अपनी इकोनॉमी में. अगर हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. तो इसलिए हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर भारत का सपोर्ट करना है ना. तो इसी तरह से ये था. अब हमारे कॉटेज इंडस्ट्री लोग अगर ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, हमें लॉस ही होगा ना इसका. हमें किसके सामने हाथ गिड़गड़ाना पड़ता था, ब्रिटिशर्स के सामने, कि हमें चीज़ों के लिए. तो इसी तरह से इन्होंने ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री जैसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया. ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी हमारे यहाँ. तो इसके लिए फिर हमें जो हमारी डिमांड्स थी उनको ये ताकि पूरा कर सके, ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सामानों के ले सके. एज अ रिजल्ट द वेल्थ स्टार्टेड फ्लोइंग टुवर्ड्स इंग्लैंड. और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो सारा पैसा है वो इंग्लैंड की तरफ जाना शुरू हुआ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज तो ख़त्म ही हो गई, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ही मंगवाना पड़ेगा. तो ब्रिटिश एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज हैड अ सिमिलर एम टू इम्पॉवरिश इंडिया एंड द मेक इंग्लैंड प्रॉस्पर. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इम्पॉवरिश मीन्स शक्तिहीन बना दिया, हमें बर्बाद कर दिया. अब क्या था, जो ब्रिटिश की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी एंड जो स्टैब्लिशमेंट था उनकी जो न्यू इंडस्ट्रीज़ का, उसका एक सिंगल उद्देश्य था, एक सिंगल एम था, सिंगुलर, कि इंडिया को बर्बाद करना और इंग्लैंड को प्रॉस्पर बनाना. सो इट वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. दिस वे, बाय मीन्स ऑफ विक्ट्रीज इन वॉर्स and by dissolving Indian states into company states by unfair means and exploiting Indians, the East India Company provoked anger and discontent among Indians.
अब लगातार वॉर्स में इन लोगों को विक्ट्री मिलती जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये लोग क्या कर रहे थे, इंडियन स्टेट्स को कंपनी स्टेट्स में मर्ज करते जा रहे थे। मींस कि मतलब अपना डोमिनेशन जो है ये स्टेब्लिश करते जा रहे थे इंडियन स्टेट्स पर, अनफेयर मतलब गलत तरीके से, और इंडियंस को एक्सप्लॉइट करके ये लोग क्या करते जाते हैं, इंडियन स्टेट्स पे अपना डोमिनेशन जो है वो क्रिएट करते जा रहे थे। और तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसा करने से क्या हुआ, इंडियंस के बीच में गुस्सा और फूटा। वो लोग इनकी इन नीतियों के खिलाफ बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हुए, इनके अंदर बहुत गुस्सा जो है वो जागरूक हुआ। This resulted in dozens of uprising in the various parts of the country from 1765 and 1856। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे लोग, डजन्स ऑफ जो लोग हैं अलग अलग जगहों पर इसका विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। अब आप क्या समझ रहे हैं कि 1857 तो ये हुआ ही था, 1857 से पहले क्या लोग शांत बैठे हुए थे, लोगों के अंदर बिल्कुल भी वो नहीं था, क्या चुपचाप से इनका अत्याचार सहन करते जा रहे थे, नहीं। कि 1764 में जो हमारा बक्सर फाइट हुआ था, उसके बाद भी 1764 1765 से 1856 तक भी काफी सारे विद्रोह हुए थे, काफी सारा विद्रोह जो है, लोगों का गुस्सा जो है वो फूटा था। मैनी ऑफ दीज वर डन बाय द ट्राइबल्स, farmers, dethroned rulers, zamindars, and sardars, who led some of these revolts. In many places, Indian East India Company soldier also joined it. अब क्या हुआ, इसमें काफी सारे फार्मर्स हो गए या रूलर्स हो गए, है ना, जमींदार हो गए, सरदार हो गए, सब ने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। और कई प्लेसेस पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। देयर वॉज अ रिवॉल्ट बाय Farazis, who were followers of sect of Muslims against the exploitation of farmers by जमींदार एंड ब्रिटिश। अब एक और जो रिवॉल्ट हुआ था, फराजियों का रिवॉल्ट हुआ था, जिसमें जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने रिवॉल्ट को किया था, फराजीज का रिवॉल्ट बोलते हैं इसे हम। तो ये मुस्लिम सेक्ट था, उन लोगों ने मिलकर किया था, क्योंकि फार्मर्स के खिलाफ जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, फार्मर्स का जो शोषण किया जा रहा था जमींदारों और ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके खिलाफ ये जो विद्रोह था फराजीस ने किया था। ये मुस्लिम सेक्ट था जिनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। After capturing Punjab in 1849, English had started implementation of their exploitation policy. Due to that resentment of the people of Punjab spread out. 1849 में पंजाब को कैप्चर करने के बाद जो अंग्रेज थे उन लोगों ने जो अपनी एक्सप्लोइटेशन पॉलिसी थी, जैसे वो इंडियंस को एक्सप्लोइट करते थे, अपनी इस पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर दिए थे, जिसके कारण पंजाब के लोगों के अंदर से जो नाराजगी है वो बाहर निकलती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, गुरु राम सिंह हैड स्टार्टेड टू मोटिवेट देयर डिसिपल्स। डिसिपल्स मींस क्या होता है, जो शिष्य होते हैं, हु वर कॉल्ड नामधारी सिख इन 13 अप्रैल 1857 फॉर द डिफेंस ऑफ द रिलीजन एंड कंट्री। दे वर कॉल्ड कूका बिकॉज ऑफ दे रेज अ वॉइस कूक अगेंस्ट इंग्लिश। English had established a slaughterhouse, butcherkhana, in many places of the Punjab where the cows were slaughtered. Kukas attacked those slaughterhouse and got them closed. In this way, Kukas attacked on a slaughterhouse of Maler Kotla on 15th February 1872 and captured. Police had arrested 49 Kukas and shot them by top. Kukas hugged that bravely by capped their chest to the cannon. Top. ओके, तो गुरु राम सिंह जो थे उन्होंने अपने डिसिपल्स को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, और जो उनके डिसिपल्स थे उनको क्या बोला जाता था, नामधारी सिंह। वो नामधारी सिंह उनको बोला जाता था 13 अप्रैल 1857 को। किस लिए उन्हें मोटिवेट करते थे, ताकि वो अपने रिलीजन और अपने कंट्री की डिफेंस कर सके, उसकी रक्षा कर सके। और इनको क्या, ये जो थे इनको क्या बोला जाता था, कूका बोला जाता है, क्योंकि वो कूक मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज के खिलाफ आवाज उठाना, वॉइस उठाना। तो वो अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते थे, आवाज उठाते थे। और अंग्रेजों जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने जो पंजाब के कई हिस्सों में बूचर खाने स्टार्ट कर दिए थे। बूचर खाने मीन स्लॉटर हाउस, जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है, जहाँ पर गायों को काटा जाता था। और जो कूकास थे, कूकास लोगों ने क्या किया, वो जो स्लॉटर हाउस अंग्रेजों ने स्टार्ट किए थे वहां पर उनको उनको बंद करवा दिया, उन पर अटैक करते उनको बंद करवा दिया। और इस तरह से कूकास ने स्लॉटर हाउस पे अटैक किया, जो मालेर कोटला पे स्टेब्लिश थे। मींस कब किया, ये 15 फेब 1872 को। और इस तरह से पुलिस ने उन 49 कूकास जो थे उनको अरेस्ट कर लिया और उन पर तोप चलवा दी। और जो कूका से इस तरह से बहादुरता से लड़ते हुए वो लोग शहीद हो गए। और इस तरह से उन्होंने अपने धर्म की और अपने देश की रक्षा की। द टू मेजर रिवॉल्ट्स बाय कंपनी सोल्जर्स वर 1806 at Vellore
And in the year 1824 at Barakpur, the revolt of Vellore was inspired by the Tipu's ancestor, which was mercilessly crushed. In the year 1824, the revolt launched by the soldiers of 47th Native Infantry made English soldiers worn down, yet they crushed the attack brutally. ओके, अब दो मेजर रिवॉल्ट्स होते हैं. एक जो मेजर रिवॉल्ट्स होता है वो आपका होता है 1806 एट वेलोर, और दूसरा होता है 1824 इन बैरकपुर. अब जो जो फर्स्ट वाला वेलोर वाला जो अटैक होता है वो टीपू सुल्तान होते हैं, उनके जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, वो करवाते हैं. ठीक है, और लेकिन इसको मर्सीलेसली बिल्कुल क्रश कर दिया जाता है, बिल्कुल दबा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा. अब 1824 में एक और रिवॉल्ट होता है जो सोल्जर्स करवाते हैं, उसको भी बिल्कुल क्रूरता के साथ, बिल्कुल मर्सीलेसली, उसको ब्रूटली बिल्कुल उसको भी क्रश कर दिया जाता है. तो इस तरह से दोनों रिवॉल्ट जो है बिल्कुल अंग्रेजों के द्वारा क्रश कर दिए जाते हैं, और वो इस तरह से सारे रिवॉल्ट्स जीतते जाते हैं.